हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि आपके यूनिट 1 का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन से। और अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये बताता है कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम आखिर वर्क कैसे करता है, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट की अकाउंटिंग इक्वेशन। और आप यहाँ पे देख रहे हैं बैलेंस शीट के बारे में, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार बैलेंस शीट तो मैम ने बताया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस का फाइनल अकाउंट का लास्ट पार्ट होता है, और मैम न्यूमेरिकल में ही बैलेंस शीट की बात जो है वो सबसे पहले कर रही हैं, अभी तक जर्नल की बात नहीं हुई है। तो डियर, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जानने का एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, और एक है मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच में बेसिकली हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की, राइट। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो है आपको जो प्रॉपरली देखने को मिलती है अकाउंट्स में, वो मिलती है आपको बैलेंस शीट में, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन देखने को मिलती है, इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे बैलेंस शीट की, राइट। तो थोड़ा फास्ट हो जाता है ये वे समझना, थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच इजी है। बाकी हम अपना ट्रेडिशनल अप्रोच जो है डेबिट क्रेडिट के जो गोल्डन रूल्स होते हैं वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे यूनिट 2 में, लेकिन अभी आपका यूनिट 1 में टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करने के पहले अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें कि आखिर अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स, राइट। ये जो मैंने आपको लाइन लिखी है इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज़ है ये आपको बैलेंस शीट के जो है वो लाइबिलिटीज़ हेडिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। और एसेट्स तो एसेट हेडिंग्स में आपको देखने को मिलेगा ही। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, बैलेंस शीट में, राइट। चलिए, तो हम यहाँ पर जरा बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है एक तराजू टाइप की चीज़ दिख रही है, और एक साइड आपको एसेट दिख रहा है और एक साइड आपको लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या हुआ, कैपिटल, जो अभी मैंने लिखा था, ठीक है। ये देखने को मिल रहा है। और तराजू के दोनों साइड क्या है, इक्वल है, क्योंकि बैलेंस शीट में भी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ना सिखाऊंगी, ठीक है। तो थोड़ा बैलेंस शीट को जान लेते हैं। बैलेंस शीट जो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक टाइप है। डियर, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो जो डियर मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट को ही आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल सकते हो। बेसिकली आप कह लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ा सा बड़ा टर्म है, और फाइनल अकाउंट हम सोल प्रोप्राइटर यानी छोटे बिजनेस में बोलते हैं या पार्टनरशिप में बोलते हैं। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो जनरली हम जब बिजनेस का फॉर्म कंपनी पे पहुंच जाता है तो हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल 5 स्टेटमेंट्स जो हैं वो रहते हैं। इस पे हम अभी बात भी करेंगे। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं जैसे 5 पांडव हैं, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 स्टेटमेंट्स हैं। और आप जो है अभी तक के लेक्चर में 2 स्टेटमेंट्स के साथ परिचित हुए हो। फाइनल अकाउंट यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल की बात कही है। ट्रेडिंग और पीएनएल को हम इन द केस ऑफ कंपनी इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, जो कि हमारा पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा आपने फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बोला, बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम होता है पोजीशन स्टेटमेंट, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल हेल्थ है, ये बताता है। तो हम अभी तक 2 स्टेटमेंट से परिचित
हो चुके हैं। बाकी हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपकी यूनिट 3 है। राइट, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट क्या है? बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और जैसा कि अभी बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि वो एसेट और लाइबिलिटी एट अ गिवन डेट होती है। देखिए डियर, जब हम पीएनएल बनाएंगे, ठीक है, जब भी हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल की बात करते हैं या इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो हमेशा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के नीचे या स्टेटमेंट के नीचे लिखा रहेगा फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। राइट, और आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि जहाँ पे हम फॉर लगाते हैं तो फॉर का मतलब होता है एक ड्यूरेशन, प्रॉपर एक ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो ड्यूरेशन मतलब कि अगर हम अकाउंट 1 अप्रैल टू 31 मार्च का बना रहे हैं तो वो ड्यूरेशन हमारा क्या है, पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक ड्यूरेशन है। लेकिन कभी भी आप बैलेंस शीट जब देखोगे ना, तो बैलेंस शीट में आगे लिखा होता है एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, मतलब कि एज ऑन और एट भी लिखा हो सकता है। तो एज ऑन और एट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। यानी कि अगर 31 मार्च को 5 PM बैलेंस शीट बनाई है तो 31 मार्च को 5 बजे उस पर्टिकुलर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि अगर कोई भी एक भी ट्रांजैक्शन उसके बाद हो गया तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो चेंज हो जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मे बी आपके इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो बैलेंस शीट होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। कई जगह आपको लिखा दिखेगा, और एट अ गिवन डेट की बात करता है। गिवन डेट में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं? बैलेंस शीट को बैलेंस शीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में डिफरेंट टाइप के बैलेंसेस दिखते हैं, क्योंकि उन्हीं बैलेंसेस से हम नेक्स्ट ईयर बिजनेस करने जा रहे हैं। वो चीज़ें बची हुई हैं, जैसे फर्नीचर दिखेगा, बिल्डिंग दिखेगा, तो एक साल में फिनिश नहीं होते, कई साल जो हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं वो हमारे काम आते हैं। तो बैलेंसेस की शीट, ठीक है, यानी वो लेजर अकाउंट जिससे अभी तक क्लोज नहीं किया है। जैसे बिल्डिंग आप खरीदोगे तो 10-20 साल काम आएगी, तो बिल्डिंग का लेजर तो खुला ही रहेगा, तो बिल्डिंग किस में जाएगी? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो आपने ट्रेडिंग पीएनएल तो प्रिपेयर कर लिया है। ट्रेडिंग पीएनएल में तो इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म बिजनेस के काम आती हैं, या हम बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, वो सब के सब कहाँ दिखते हैं? बैलेंस शीट में। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बार बार आपने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइप है, यानी कि ये केवल एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। अकाउंट का मतलब अकाउंट नहीं होता है, मतलब ये लेजर नहीं होता है, ये बैलेंसेस का एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये अकाउंट नहीं होता है, यानी लेजर नहीं होता है। अकाउंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक लेजर नहीं होता। अभी लेजर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये लेजर नहीं है तो इसका डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है। इसमें एक साइड लाइबिलिटीज़ होती है और दूसरी साइड हेडिंग होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है कि बैलेंस शीट में हम कभी डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हैं, हम हेडिंग डालते हैं लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स हमेशा, ये अभी आपकी याद करने के लिए बता रही हूँ, इसका लॉजिक अभी आपको समझ में आएगा जब आप धीरे धीरे डेबिट और क्रेडिट सीखोगे। ठीक है, कि एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं और लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट होती हैं, और एसेट और लाइबिलिटीज़ दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो डेबिट साइड होगा यानी एसेट साइड होगा वो लाइबिलिटी साइड्स के बराबर होगा। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। राइट, ठीक है, और ये तो मैंने बता ही दिया है कि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिपेयर की जाती है, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 31 मार्च, और उसमें टाइम कुछ भी हो सकता है। मे बी आप 3 PM बैलेंस शीट बना रहे हैं, मे बी आप 5 PM बैलेंस शीट बना रहे हैं, मे बी आप 1 PM बैलेंस शीट जो है
वो बनाकर क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई भी एक उसी दिन ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैलेंस शीट आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट की थ्योरी हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं डियर। ये वैसे कुछ पार्ट हमारा यूनिट 3 का भी है, तो मे बी बैलेंस शीट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं यूनिट 1 में भी आ सकते हैं और यूनिट 3 में भी आ सकते हैं। राइट, आगे क्या बोल रहा है कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की यहाँ पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। और बैलेंस शीट में समरी ऑफ बैलेंसेस होते हैं, यानी कि जो लेजर क्लोज नहीं हुए होते हैं, अगले साल जा रहे होते हैं, उनके बैलेंसेस यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, और जिनके बैलेंसेस क्लोज हो जाते हैं वो जनरली अकाउंट सारे के सारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल का नाम क्या है, इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जाता है, जो कि जनरली उसी साल के जो इनकम है उसी साल के जो खर्चे हैं वो रहते हैं। और जितनी लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं यानी 1 साल से ज़्यादा वाली चीज़ें वो सब बैलेंस शीट में चली जाती हैं। तो बैलेंस शीट में हमें डिफरेंट टाइप की एसेट्स दिखेंगी, जैसे बिल्डिंग की बात की, फर्नीचर की बात की, मशीनरी की बात की। ठीक है, और ऐसे ही एसेट्स के अगेंस्ट हमें जो है लाइबिलिटीज़ दिखेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी गिवन डेट पे। राइट, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एसेट्स कितने टाइप की होती हैं। तो अभी जब हम बैलेंस शीट में एसेट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें इतने टाइप के एसेट्स दिखेंगे, हमें करंट एसेट्स दिखेंगे, हमें इन्वेस्टमेंट दिखेंगे, हमें फिक्स्ड एसेट दिखेंगे। फिक्स्ड एसेट फर्दर 2 टाइप के होंगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इस पे भी हम अभी ही डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपको एक बैलेंस शीट पढ़ना जो है प्रॉपर तरीके से आ जाए। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड आपको लाइबिलिटीज़ दिखेंगी। ठीक है, लाइबिलिटीज़ दिखेंगी और कैपिटल दिखेंगे, जो हम कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज़ दिख रहे थे। लाइबिलिटीज़ फर्दर 2 टाइप की आपको दिखेंगी, करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बात आती है ग्रुपिंग और मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट की। तो डियर यहाँ पे ना बैलेंस शीट का 2 टाइप का ऑर्डर होता है, एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। राइट, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ऑर्डर ऑफ परमानेंसी का एकदम रिवर्स होता है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो डियर अकाउंट्स में अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो लिक्विडिटी का मतलब कि आप किसी चीज़ को कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश कन्वर्जन किसी एसेट को बेचकर कितनी जल्दी हो सकता है। जैसे कि आप बैंक से कैश निकाल सकते हैं, ठीक है, तो बैंक भी आपका लिक्विडिटी बताता है। या फॉर एग्जांपल आपके शेयर्स हैं, ठीक है, जो आपने डीमैट अकाउंट में खरीद रखे हैं और आप उन शेयर्स को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो तुरंत के तुरंत। अगर शॉर्ट टर्म शेयर्स हैं, डीमैट अकाउंट में रखा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसको जल्दी से जल्दी आप क्या है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। शेयर्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, यानी ऐसी सिक्योरिटीज़, ऐसे शेयर्स, सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स या डिबेंचर्स, ऐसे शेयर्स और डिबेंचर्स जिसको आप मार्केट में बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बैलेंस शीट में अगर हम एसेट्स को ऐसे सीक्वेंस में लगाए हैं कि मोर लिक्विड यानी कि कैश, बैंक ये ऊपर दिखे, ठीक है, जो मोर लिक्विड है, ठीक है, और जो लेस लिक्विड एसेट्स हैं मतलब कि जिनको जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल यू कैन से बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग है, या हम मशीन को तुरंत के तुरंत नहीं बेच सकते, लैंड को नहीं बेच सकते, इसे बेचने में टाइम लगेगा, तो इसको हम बोलते हैं लेस लिक्विड। ठीक है, तो अगर मोर लिक्विड एसेट्स को ऊपर दिखाते हैं और लेस लिक्विड एसेट्स को नीचे दिखाते हैं तो ये ऑर्डर हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लेकिन अगर हम परमानेंट एसेट, परमानेंट मतलब लेस लिक्विड एसेट यानी बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड को ऊपर दिखाते हैं और जो लिक्विड वाली एसेट्स हैं यानी कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनको बाद में दिखाते हैं, तो ये ऑर्डर क्या कहलाता है, परमानेंसी।
ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपके 2 मार्क्स में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट क्या होती है। तो मार्शलिंग का मतलब है बैलेंस शीट का ऑर्डर, बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज़ किस ऑर्डर में दिखाई जा रहे हैं। यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी जो कि लेस लिक्विड होते हैं उनको पहले दिखा रहे हैं और लिक्विड एसेट्स को क्या है बाद में दिखा रहे हैं, तो ये ऑर्डर क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस कहलाता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना तो जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस को ही दिया जाता है। ठीक है, जनरली आप जो देखोगे बैलेंस शीट का ऑर्डर वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस देखोगे, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम पहले दिखाते हैं, लिक्विड एसेट को हम बाद में दिखाते हैं। ऐसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पहले दिखाते हैं और जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनको बाद में दिखाते हैं। दैट इज़ ऑर्डर ऑफ परमानेंस। और अगर इसको आप पलट दें तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो ये जो बैलेंस शीट का ऑर्डर है, बैलेंस शीट का जो ऑर्डर है वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो बैलेंस शीट में दिखता है, दैट इज कॉल्ड मार्शलिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मार्शलिंग, ऑर्डर ऑफ बैलेंस शीट। यानी हम करंट एसेट्स यानी कि जो जिसको कैश में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड एसेट को एक साथ रखते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक साथ रखते हैं, ऐसे करंट लाइबिलिटीज़ को एक साथ रखते हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को एक साथ रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग, यानी सिमिलर नेचर की एसेट्स को हम एक साथ रखेंगे। तो अभी मैं बैलेंस शीट का आपको वही ऑर्डर दिखाने जा रही हूँ। देखिए, ये अभी आपको कंपनी की बैलेंस शीट हम नहीं देख रहे हैं, कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम बाद में देखेंगे। अभी हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट को देख रहे हैं और बिल्कुल इसी से मैच मिलती जुलती आपको बैलेंस शीट जो है बाकी भी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, यही बैलेंस शीट तो यही रहती है, थोड़ा कंपनी में थोड़े से और कुछ नाम आ जाते हैं, राइट। तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सबसे पहले बैलेंस शीट जो है वो समझनी है। अब देखिए, आप यहाँ पे करंट एसेट्स, अभी हम करंट वर्ड का भी मतलब समझेंगे। करंट एसेट्स आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, उसके बाद आप फिक्स्ड नेचर की एसेट देख रहे हैं। यानी कि ये जो एसेट्स हैं इनको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये क्या है, लिक्विड एसेट्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, परमानेंट नेचर की जो एसेट हैं वो हैं, मतलब लॉन्ग टर्म कह लीजिए जो एसेट्स चलती हैं वो हैं। तो जब हम कैश में कन्वर्ट होने वाली या शॉर्ट टर्म एसेट्स को पहले दिखाते हैं और लॉन्ग टर्म को बाद में दिखाते हैं, ऐसे ही लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को हम पहले दिखा रहे हैं और लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको बाद में दिखा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और इसको रिवर्स कर दीजिए, दैट इज ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब हम फिक्स्ड एसेट को क्या है, जो है फिक्स्ड एसेट को हम पहले दिखा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम करंट एसेट्स को दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि परमानेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम पहले दिखा रहे हैं और जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं उनको हम जो है बाद में दिखा रहे हैं। तो दैट इज मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये बैलेंस शीट याद रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। अब आप गौर करो, जो बैलेंस शीट है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या डालते हैं, बैलेंस शीट ऑफ एज एट, यानी यहाँ के बाद हम लिखते हैं 31 मार्च, ठीक है, और जो ईयर होगा, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे लिखा 31 मार्च 2026, ठीक है, और टाइम भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, सपोज 3 PM हम क्लोज कर रहे हैं, ये डाला। अब आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटीज़ है और फिर क्या है, एसेट्स है। तो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आपको दिख रहा है और यहाँ सब अमाउंट लिखे होंगे, हर एक लाइबिलिटी और एसेट के आगे अमाउंट लिखा होगा। और एट द एंड जब हम बैलेंस शीट का यहाँ पर टोटल करेंगे, ठीक है, ये जहाँ मैंने दोनों रेड लाइन खींची है, तो ये टोटल जो है, ये वाला यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वो आपका हमेशा अमाउंट क्या होगा, टैली करेगा।
यानी ये अमाउंट आपका हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन हमने क्या बोला था, ये हो गया आपका कैपिटल प्लस ये हो गई आपकी अदर लायबिलिटीज इक्वल टू किसके बराबर होगी, एसेट्स के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हेडिंग डालते हैं लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड हेडिंग डालते हैं एसेट्स। अब हम इसके 1 बाय 1 आइटम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा पोर्शन आपका आप ये बोल सकते हो कि 3rd यूनिट का भी पूरा हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे बैलेंस शीट के हर एक आइटम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट मतलब फिक्स्ड वर्ड क्यों यूज़ किया कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। जो एसेट फिक्स्ड है जिनको बार बार बदला नहीं जाता है। अब एक बार बताओ, आप अगर एक बार ऑफिस की बिल्डिंग खरीद लोगे तो उसको 2-3 दिन में बेच थोड़ी ना दोगे, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग, लैंड, मशीन जो बड़ी बड़ी आती है उनको खरीदने का मतलब होता है कि उनको आप कई साल के लिए खरीद रहे हो। आप अपने घर में डाइनिंग टेबल लाते हो, फ्रिज लाते हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप आज लाए फ्रिज और आपने महीने भर के अंदर फ्रिज जो है बेचकर दूसरा ले लिया, ठीक है। आप लाते हो फ्रिज कि हाँ ये 4-5 साल आपके घर पे चलेगा। तो ऐसे ही बिजनेस में जो फिक्स्ड एसेट्स होती है वो मानकर चलते हैं कि कुछ टाइम जो है वो चलेंगी। गॉट माई पॉइंट, आप ये मानकर चलते हो कि कुछ टाइम वो जो है एसेट्स चलेंगी। अब यहाँ पर ना 2 टाइप की एसेट्स होती है जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स में 2 टाइप की एसेट्स होती है, एक होता है टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल, और एक होता है इंटेंजिबल। ये बहुत ही मतलब कि पॉपुलर क्वेश्चन है 2 मार्क्स में कि आपसे पूछ लेते हैं कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, ठीक है। तो सारी एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं टेंजिबल, और वो सारी एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है लेकिन वो ऑन पेपर होती हैं उनको हम कहते हैं इंटेंजिबल, राइट। यानी कि अगर आप बिजनेस के लिए कोई लैंड खरीद रहे हो, उस लैंड पे बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हो, फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हो, उस फैक्ट्री बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी फिक्स कर रहे हो, और बिजनेस के लिए फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर फिटिंग्स या फैक्ट्री में कुछ फर्नीचर जो है आप खरीद रहे हो, तो ये सारी की सारी एसेट्स हमारी क्या हैं, टेंजिबल, ठीक है। इनकी मार्किंग हम क्या करेंगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये सारी की सारी एसेट्स हमारी क्या हैं, टेंजिबल, जिनका कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर हम गुडविल की बात करेंगे, गुडविल मतलब क्या होता है, ब्रांड वैल्यू, ठीक है। अगर कोई ब्रांड बहुत फेमस है, राइट, और आप जो है उस ब्रांड को बाय कर लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर हल्दीराम है, ठीक है, और आपने हल्दीराम को बाय कर लिया, ठीक है, तो हल्दीराम का गुडविल ब्रांड वैल्यू इतना अच्छा है कि आप 1-2 साल जो है उसके ब्रांड के नाम पे खा सकते हो। आपको खून पसीना नहीं बहाना पड़ा उस ब्रांड को बनाने के लिए, ठीक है। तो जब हल्दीराम वाले आपको अगर अपना बिजनेस बेचेंगे ना, तो उनकी जो बिजनेस वैल्यू होगी, सपोज अगर उनकी बिजनेस वैल्यू में एक ऐसे ही फिगर ले रही हूँ, इमेजिनरी फिगर ले रही हूँ, ठीक है, 50 करोड़ है, और उन्होंने आपसे जो है डिमांड की है 55 करोड़ की, यानी 5 करोड़ वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो वो किस चीज़ का मांग रहे हैं, अपनी गुडविल का मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर वो पे कर देते हो तो आपकी बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, वो आपकी बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा, जिसको आप धीरे धीरे जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो किस चीज़ के लिए किया है, जो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट आने वाला है उनके ब्रांड नेम से, दैट इज कॉल्ड गुडविल, ठीक है। ब्रांड वैल्यू हमेशा याद रखना, गुडविल आपकी बैलेंस शीट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जो जनरली लोगों को पता नहीं होती है, ठीक है। अगर आप किसी बिजनेस को खरीदते टाइम
उसकी गुडविल का पेमेंट करते हो तभी वो गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगी। जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप हल्दीराम के ब्रांड को बाय कर रहे हो, गॉट माई पॉइंट, तभी गुडविल आपको दिखेगी। हल्दीराम ने जो खुद की गुडविल बनाई है, जो खुद की गुडविल बनाता है, ठीक है, उसकी बुक्स में कभी भी गुडविल नहीं दिखता है। जब कोई बिजनेस अपनी गुडविल बेचता है, सेल करता है, ब्रांड वैल्यू, ठीक है, और खरीदने वाला उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करता है, तो जो खरीदने वाला है बिजनेस या कंपनी, उसके बुक्स में गुडविल दिखता है, और तब दिखता है जब उसने गुडविल के लिए पेमेंट किया होगा। ठीक है, एक तरीके से फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का उन्होंने एडवांस में पेमेंट जो है वो कर दिया है। तो दैट इज गुडविल, ब्रांड वैल्यू। एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी, आप गुडविल को बहुत बढ़िया शब्दों में बोल सकते हो कि फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी जो बिजनेस की है, दैट इज गुडविल। ठीक है, कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो उसका नाम इतना हो चुका है कि कुछ दिन जो है वो अच्छे से सामान बिकेगा। फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, ब्रांड वैल्यू के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। तो गुडविल हमारा क्या है, गुडविल हमारा किसका एग्जाम्पल आता है, गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट में आता है। और इंटेंजिबल एसेट की कभी भी आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको लिखना है कि वो एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। डियर, मैं AKTU की जब कॉपीज चेक करती हूँ तो मुझे बहुत बार स्टूडेंट्स, MBA स्टूडेंट्स की लैंग्वेज मिलती है इंटेंजिबल एसेट्स में कि वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी। तो ऐसे बच्चों वाला आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है, आप प्रॉपर लिखिए कि दोज एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसको हम इंटेंजिबल बोलते हैं। अब गुडविल के अलावा इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आ सकता है, तो डियर आता है हमारा IPR। IPR मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट का मतलब होता है कॉपीराइट, पेटेंट्स। ठीक है, कॉपीराइट, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क या डिज़ाइंस की हम बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट होता है जैसे अगर किसी कंपनी ने कोई स्पेसिफिक आर्टिकल लिखा है, ठीक है, या कुछ राइटिंग वाला जो काम किया है, या कुछ रिसर्च पेपर्स होते हैं, ठीक है, तो उस पर उसी कंपनी का राइट रहता है कि भाई ये रिसर्च जो है इस पर्टिकुलर कंपनी ने की है, दैट इज़ उसका क्या कराया जाता है, कॉपीराइट कराया जाता है। ऐसे ही पेटेंट, अगर कोई प्रोसेस है, कोई खोज है, जैसा आपने एक बहुत पुराने टाइम पे अजय देवगन की पिक्चर देखी हुई टार्जन द वंडर कार, ठीक है, तो उसमें वो जो कार का पूरा प्रोसेस था, एक स्पेसिफिक टाइप की जो कार थी वो उसने पेटेंट करा रखी थी। या आपने 3 इडियट्स में देखा था, जो फुनसुक वांगड़े था, उस फुनसुक वांगड़े था उसके नाम पे कई सारे पेटेंट थे। तो कोई प्रोसेस है या कोई ऐसी चीज़ है जो एक स्पेसिफिक किसी ने खोज किया है, तो वो अपना जो, जब तक पेटेंट किसी मतलब कि एक स्पेसिफिक कंपनी को ये राइट देगा कि आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, इस स्पेसिफिक टाइप की कार को बना सकते हैं, ठीक है, तो कंपनी उस टाइप के पेटेंट को बाय करती है, तो उस पर उसका ही राइट रहता है, और कोई उस प्रोसेस के थ्रू या उस इन्वेंशन के थ्रू जो प्रोडक्ट है वो नहीं बना सकता, ये उसी पर्टिकुलर कंपनी के पास रहेगा, तो वो उसकी क्या है, एसेट है। ऐसे ही जो लोगो होता है वो ट्रेडमार्क में जाता है। ऐसे ही जैसे कोको कोला की बोतल है, उसका स्पेसिफिक डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन में जाता है। तो ये कंपनी के स्पेसिफिक जो है राइट्स रहते हैं, इनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि पेपर पे होते हैं। तो ये सब भी आपके क्या होंगे, इंटेंजिबल एसेट्स होंगे। इसके अलावा, इंटेंजिबल एसेट्स के अलावा एक फिक्टिशियस एसेट भी होती है। क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स भी होती है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, नहीं तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो आपने बैलेंस शीट को पढ़ना स्टार्ट किया है, राइट, तो धीरे धीरे हम चीज़ों को समझते जाएंगे। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम किस पे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब अगर आपके बिजनेस का पैसा, आपने जो है बिजनेस में पैसा लगाया था, लेकिन आपने बिजनेस के लिए अदर फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीदी, वो अनप्रोडक्टिव पड़ा हुआ था, ठीक है, आपने दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए लॉन्ग टर्म, ठीक है, ज़्यादा शेयर्स बाय कर लिए, या आपने और कहीं बिजनेस का जो पैसा है
वो इन्वेस्ट कर दिया ताकि वो अनप्रोडक्टिव ना पड़ा रहे, तो किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में जाएगा। समझ में आ रही बात, तो किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अब आते हैं, अब ये सब लॉन्ग टर्म थे, जो अभी हमने फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट पढ़ा, ये क्या था, लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने बिजनेस के लिए जो है पैसा ब्लॉक कर रखा है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, करंट एसेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ करंट, तो डियर ये हमारा फिजिक्स वाला करंट नहीं है, बिजली वाला करंट नहीं है। यहाँ करंट का मतलब होता है, अगर हम देखें विद इन 1 ईयर, ठीक है, जो 1 साल के अंदर जो एसेट्स जो हैं वो चेंज हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट, या आप इसको शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, तो अगर तुम्हारा फर्नीचर का शोरूम है और 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो कोई ज़रूरी है कि आपके शोरूम का सारा फर्नीचर जो है वो बिक जाए, कुछ ना कुछ तो बचा होगा, उसको क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। जो गुड्स है हमारा, गुड्स और एसेट में डिफरेंस तो अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। गुड्स क्या होता है, जिसमें हम बिजनेस करते हैं, जैसे अगर हमारा फर्नीचर का शोरूम है तो फर्नीचर हमारा गुड्स है। अगर हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है, ठीक है, तो जो रेडीमेड गारमेंट्स है गुड्स है। लेकिन अगर हम अपने फर्नीचर के शोरूम में एक सोफ़ा कस्टमर के बैठने के लिए बढ़िया सा सजाते हैं और रखते हैं, या अपने बैठने के लिए चेयर रखते हैं या टेबल रखते हैं स्पेसिफिक, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स में फर्नीचर एंड फिक्चर्स बन जाएगा। रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम में हमने काउंटर लगा रखा है, अलमीरा बना रखी है, कस्टमर के बैठने के लिए सोफ़ा चेयर्स लगा रखी हैं, तो सब हमारा क्या है, एसेट है, वो एसेट के फर्नीचर एंड फिक्चर्स में जाएगा। तो जिस चीज़ में हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। तो ईयर एंड में जो गुड्स हमारा बच जाता है, जिसे हम अगले साल ले जाकर सेल करेंगे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, राइट, ठीक है। एक्रूड इनकम यानी कि वो इनकम जो ड्यू हो गई है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, मतलब कि इस साल मैंने काम कर दिया है, इनकम ड्यू हो गई। जैसे हमारी सीए फॉर्म होती है, ठीक है, अब हमारी सीए फॉर्म होती है, हमने क्लाइंट का 31 मार्च तक का सारा काम कर दिया, लेकिन अभी तक क्लाइंट ने हमारी फीस नहीं दी है, तो फीस हमें मिलनी है, हमारी इनकम है, तो ड्यू है लेकिन अभी मिली नहीं है, फ्यूचर में मिलेगी, तो दैट इज एक्रूड इनकम। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि वो एक्सपेंस जो हमने ऑलरेडी इनकर्ड कर दिया है, ऑलरेडी मतलब कि इस साल अगले साल का एक्सपेंस जो है वो हमने कर दिया है, ऑलरेडी इनकर्ड नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस। जैसे कि आपने अगले साल का सपोज 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर का जो रेंट है वो आपने एडवांस दे दिया, आपका शोरूम एक रेंटेड स्पेस पे है और आपने अगले 3 महीने का जो रेंट है वो आपने एडवांस दे दिया, तो दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। व्हाट इज सन्ड्री डेटर्स, जिनको आपने गुड्स जो है क्रेडिट बेसिस पे बेचा है, उधारी पे सामान बेचा है, उन्होंने अभी आपको पेमेंट नहीं की है, वो लीगली बाउंड है पेमेंट करने के लिए, लेकिन अभी पेमेंट नहीं आई है, तो आपने जिनको गुड्स या कोई एसेट, मतलब कि कोई मशीन आपने बेची और क्रेडिट बेसिस पे बेची, अभी सामने वाले ने पेमेंट नहीं की है, तो अगर आप गुड्स और एसेट क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हो, ठीक है, उधारी पे सेल करते हो, तो वो लोग आपके क्या बन जाएंगे, डेटर्स, देनदार, यानी फ्यूचर में वो आपको पैसे देंगे, ठीक है। डेटर्स का ही एक राइटिंग में हम बिल्स लिखते हैं, डेटर्स का ही दूसरा नाम अभी आप समझिए कि क्या है, बिल्स रिसीवेबल। और जो बिजनेस का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा है, दैट इज कैश एट बैंक, और जो गल्ले पे पड़ा है, जो आपके बिजनेस में आपके हाथ में जो कैश है, बिजनेस का कैश, वो आपका है कैश इन हैंड, ठीक है। तो एसेट साइड के हमने सारे आइटम्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड पहला आइटम हमारा क्या है, कैपिटल मतलब कि आप
आप बिजनेस के ओनर हो, सपोज सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, आप ही अपने बिजनेस के ओनर हो, तो आपने अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा दिए, तो बिजनेस अलग है और आप अलग हो, ठीक है। तो आप बिजनेस की बुक्स में किस नाम से जाने जाओगे? कैपिटल। यानी कैपिटल हमेशा कौन लगाता है? ओनर। बिजनेस कहता है कि ओनर ने भी जो पैसा हमें दिया है वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी है। अकाउंट्स जो है वो बिल्कुल अपना निष्पक्ष होकर काम करता है। तो अकाउंट्स कहता है ओनर से भी जो हमने पैसा लिया है वो हम किस साइड दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो सपोज आपने 50 लाख लगाया था, ठीक है। अब आपने जो साल भर मेहनत करके आपने 8 लाख कमा लिया, प्रॉफिट कमाया, और आपने बिजनेस से उस पैसे को विड्रॉ नहीं किया है, तो अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख आपने स्टार्टिंग में लगाया था, 8 लाख साल में कमाया, आपने री इन्वेस्ट कर दिया। सपोज 2 लाख आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला था, तो बिजनेस में कितना इन्वेस्ट हो गया? 56 लाख, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट, अगर लॉस होता है तो आप उसको माइनस कर देंगे। और ड्राइंग्स मतलब अगर ओनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस से निकाला है, दैट इज ड्राइंग, ठीक है। अब अगर आपने अपने बिजनेस में अपने फ्रेंड से पैसा उधारी लेकर इन्वेस्ट कर दिया, अब आपने फ्रेंड से उधारी ली है, तो वो तो बाहर वाला है, मालिक तो है नहीं, ठीक है। तो उससे आपने पैसा लोन के तौर पे लिया है, वो लोन पे आपसे इंटरेस्ट लेता है रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपकी सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही है, या बैंक से आपने लोन उठाया है लॉन्ग टर्म, ठीक है, 10 साल 5 साल का लोन उठाया है, तो वो आपका क्या है? लॉन्ग टर्म लोन में आएगा, ठीक है। अब हमारे करंट लाइबिलिटीज देखो, करंट वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर का मतलब ये हुआ, देखो डियर, जो जैसे क्लोजिंग स्टॉक की हम बात कर रहे थे, जो गुड्स इस साल बचा है, ठीक है, अगले साल के अंत में भी गुड्स बचा होगा, लेकिन जो गुड्स इस साल, जो चेयर, अगर फर्नीचर का शोरूम है, जो चेयर्स इस साल बची थी, क्या वही सेम चेयर अगले साल भी बचेंगी? नहीं, वो चेंज हो जाएंगी। जो नोट आपके ड्रॉर, आपके गल्ला किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, जो आपके बिजनेस में एक ड्रॉर में आप कैश रखते हैं, लॉकर में आप कैश रखते हैं, ठीक है। तो जो लॉकर में इस साल जो नोट रखी है फिजिकल फॉर्म में, क्या अगले साल सेम नोट होगी? नहीं, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो विद इन अ ईयर जो एसेट्स चेंज हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज होती है करंट एसेट्स का अपोजिट, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्लाइंट इतना अच्छा था भाई कि उसने अगले साल की फीस मुझे एडवांस में दे दी है, और जबकि अभी तक मैंने उसका अगले साल का काम किया नहीं है, तो बिजनेस का क्या बना? लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी, क्योंकि काम देना है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है, ड्यू बट नॉट पेड, यानी वो एक्सपेंसेस जो इस साल के, प्रेजेंट ईयर के, लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किए हैं, मैं उनका पेमेंट नेक्स्ट ईयर करूंगी। सपोज 31 मार्च को बुक्स बंद हो रही है और आपने जनवरी फरवरी मार्च का रेंट नहीं दिया है, आप वो रेंट अप्रैल में यानी अगले साल जो है दोगे, तो वो वैसा रेंट आपका क्या है? कहलाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर्स, आपके गुड्स के क्या होते हैं? सप्लायर्स होते हैं, ठीक है। आप उनसे क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीद लाए हो, ठीक है, अभी तक आपने उनको पेमेंट नहीं की, तो आपके बिजनेस के क्या बन गए? लेनदार, फ्यूचर में आपसे पैसे लेंगे, ठीक है। या कोई एसेट खरीद के लाए हो, उसका आपने पूरा पेमेंट नहीं किया, आप मशीन खरीद के लाए हो, आपने 50% पेमेंट कर दिया है, 50% नहीं किया, तो जो वेंडर है, ठीक है, जो सप्लायर है, वो आपके लिए क्या बन गया? क्रेडिटर, ठीक है। तो और बिल्स पेबल क्या है? क्रेडिटर का ही दूसरा नाम है, राइट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओडी क्या होता है? आपको पता है बिजनेस में, बैंक में करंट अकाउंट खुलता है, ठीक है, बिजनेस के पैसे, कई बार बिजनेस में पैसे हम निकालते हैं, डालते हैं, तो उसके लिए सेविंग अकाउंट ना खुल के क्या खुलता है? करंट अकाउंट। तो जनरली जो बिजनेस वाले होते हैं वो अपने बिजनेस में, ठीक है,
ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी रखते हैं। मतलब कि अगर उनके बैंक अकाउंट में सपोज मैंने 20 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया हुआ है अपने बिजनेस पे, ठीक है, तो इट मीन्स अगर मेरे करंट अकाउंट में पेमेंट नहीं भी, मतलब कि कैश बैंक में पैसे नहीं भी होंगे, ठीक है, तो भी अगर मैं चेक 20 लाख तक का काटती हूँ तो बैंक जो है पेमेंट करेगा। इसका मतलब मैंने बैंक से शॉर्ट टर्म क्या ले लिया, बिजनेस ने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो डियर देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन समझाऊंगी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए उसके पहले, मुझे ये चाहिए कि आप बैलेंस शीट के सारे आइटम्स बहुत अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है, ताकि आपको एक पूरा आइडिया रहे कि कौन सी चीज़ एसेट साइड आती है और कौन सी चीज़ लाइबिलिटी साइड आती है। तो आप मेरे से प्रॉमिस करिए कि आपको नेक्स्ट लेक्चर के पहले ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरी तरीके से याद रहेगा, क्योंकि दैट इज़ मस्ट अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल करना चाहते हो। और आपको अच्छे से पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल अगर आया तो 7 मार्क्स में आएगा, राइट। चलिए, तो बने रहिए पूजा श्री के साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।